हेलो फ्रेंड्स, यज्ञदेव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हो कि हमने एग्रीकल्चर स्वराज के लिए डेली क्विज के नाम से सीरीज चला रही है, जिसमें हम 11th-12th की बुक में जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं तथा उन चैप्टर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को देख रहे हैं। इसी के क्रम में हम 11th क्लास को ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट एग्रीकल्चर स्वराज डेली क्विज के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई उसमें जाके देख सकते हैं। आज हम लेके आए डेली क्विज का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम करेंगे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है जैविक खेती, महत्व एवं भविष्य। और ये चैप्टर है ना, आज तक जितने भी चैप्टर कराए यानी 11th क्लास के और अब तक 12th में जितने भी एक चैप्टर हुआ है उन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए इस चैप्टर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आप सभी को जरूर देखने हैं। और इससे संबंधित ये जरूर कह सकता हूँ कि एक क्वेश्चन यहाँ से अवश्य आएगा, इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन है ना स्किप नहीं करना है। और जो भी मैं क्वेश्चन के साथ डिटेल बताऊँ उन सभी डिटेल्स को आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका 101% बनेगा ही बनेगा। इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं करना है, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्विज को। इस क्विज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो खाद्य एवं कृषि संगठन है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय है ना वो स्थित है रोम में। कहाँ पे स्थित है? रोम में। तो पहले का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और बात करें रोम कहाँ पे पड़ता है, तो रोम पड़ता है इटली में। अगर ये पूछ लेता है कि इसमें से क्या है, कभी कभी इसकी स्थापना पूछ लेता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो जो खाद्य एवं कृषि संगठन है FAO है ना, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 16 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? एक सेकेंड। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। तो आपको क्या याद रखना है, जो खाद्य एवं कृषि संगठन है ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है रोम एवं इटली में, इसका मुख्यालय स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। जो आधुनिक जैविक खेती है ना, मॉडर्न एग्रीकल्चर है ना, इसका जो सिद्धांत है वो सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। तो ये किया था अल्बर्ट हावर्ड ने। किसने किया था? अल्बर्ट हावर्ड ने। तो दो का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और बात करें ये कहाँ पे किया था, तो अल्बर्ट हावर्ड है ना, इन्होंने किया था इंग्लैंड में। कहाँ पे किया था? इंग्लैंड में। और कब किया था ये? 1930 में। कब किया था? 1930 के अंतर्गत इसको जो क्या है सर्वप्रथम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसलिए आपको ये अच्छे से याद रखना है कि आधुनिक जैविक खेती जो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इसका जो सर्वप्रथम सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था। वो दिया था अल्बर्ट हावर्ड ने। कब दिया था? 1930 में। और कहाँ पे दिया था? इंग्लैंड में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किसने किया था। तो ये किया था वॉल्टर नॉर्थबोर्न ने। किसने किया था? वॉल्टर नॉर्थबोर्न ने। तो 3 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। तो इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था शब्द का वॉल्टर नॉर्थबोर्न ने। और ये कब किया था? तो ये किया था 1940 में। कब किया था? 1940 में। और बात करें ये एक बुक में किया था। कौन सी बुक थी? यानी एक बुक दी थी इन्होंने, उसमें क्या है शब्द का प्रयोग किया था। और बुक कौन सी थी? तो बुक थी आपकी लुक टू दी लैंड। क्या थी? लुक टू दी लैंड। आपको एक सेकंड बता देता हूँ लिख के, क्या था? लुक टू दी लैंड, ये बुक थी। इस बुक में क्या है, इन्होंने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द है ना उसका प्रयोग किया था। किसने किया था? ये वॉल्टर नॉर्थबोर्न ने। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। और कब किया था, अगर डेट पूछ ले तो कब किया था? ये किया था 1940 के अंतर्गत। अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मृदा एवं स्वास्थ्य फाउंडेशन नामक संगठन की जो स्थापना की गई थी वो कहाँ पे की गई थी। जो मृदा एवं स्वास्थ्य फाउंडेशन की स्थापना की गई थी, इसमें क्या था कि मृदा होती है ना, उसके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, यानी उसकी उपजाऊ मृदा उसको बनाए रखने के लिए, उत्पादकता को, तो उसकी फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। जो संगठन था उसकी स्थापना की गई थी। तो ये कहाँ पे की गई थी? तो ये की गई थी अमेरिका में। कहाँ पे की गई थी? अमेरिका में। तो 4 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और बात करें इसकी स्थापना की तो कब की थी? ये की थी 1947 में। कब की थी? 1947 के अंतर्गत क्या है इसकी स्थापना की गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार अच्छे एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रख लेना है, चाहे कुछ भी हो। साइलेंट स्प्रिंग नामक जो पुस्तक है ना वो किसने लिखी थी। तो ये जो पुस्तक है ना ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी आर कार्सन ने। किसने लिखी थी? आर कार्सन ने। तो 5 का ऑप्शन सी इज
राइट आंसर। और कब लिखी थी, तो ये लिखी थी 1963 में। कब लिखी थी, 1963 में। इसकी डेट है ना जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो साइलेंट स्प्रिंग जो पुस्तक लिखी थी आर कार्सन ने, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, आपके सुपरवाइजर के एग्जाम में भी ये पूछी जा सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफएओ के द्वारा, यानी जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना, रोम इटली, उसके द्वारा किस वर्ष को मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से हालांकि जितने भी क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारे क्वेश्चन हमने डीपली और अच्छे से कवर किए हैं, जिससे आपका इस चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। तो जो मृदा स्वास्थ्य वर्ष को घोषित किया था ना एफएओ के द्वारा, तो किस वर्ष को मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया था, तो ये किया था 2014 को। किसको किया था, 2014 को। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि गतिविधि संघ ने जैविक खेती करने के लिए कितने सिद्धांत दिए हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि गतिविधि संघ है ना, उसने जैविक खेती करने के लिए कितने सिद्धांत दिए हैं, तो सबसे पहले देखते हैं इसने सिद्धांत दिए वो कितने दिए, 4 दिए। कितने दिए, 4। तो 7 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब थोड़ा सा इसकी डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, हालांकि सुपरवाइजर में थोड़ा डिटेल कम पूछता है, पर बाई चांस पूछ ही लेता है, तो इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं कि यहाँ से बाहर नहीं जाए फिर। तो जो सिद्धांत दिए थे ना वो दिए थे, एक तो दिया था स्वास्थ्य का सिद्धांत, दूसरा दिया था पारिस्थितिक का सिद्धांत, तीसरा दिया था निष्पक्षता तथा अथवा न्याय संगतता का सिद्धांत, और चौथा दिया था सेवा का सिद्धांत। इनमें क्या करेगा एग्जामिनर, कैसे पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि गतिविधि संघ ने जो सिद्धांत दिए थे उनमें से कौन सा नहीं है, तो 3 तो क्या इसमें से दे देगा और एक अलग से दे देगा। तो आपको चारों के नाम अच्छे से याद कर लेनी है। पहला सिद्धांत है स्वास्थ्य का सिद्धांत, दूसरा है पारिस्थितिकी का सिद्धांत, तीसरा है निष्पक्षता का सिद्धांत, और चौथा कौन सा है, सेवा का सिद्धांत। और थोड़ा सा इसकी डिटेल की बात करें कि स्वास्थ्य का सिद्धांत क्या है, कि स्वास्थ्य के सिद्धांत हम देखते हैं जो पौधे होते हैं ना, पौधे तथा मिट्टी, उनकी क्या है उपजाऊ को देखते हैं, उत्पादकता को देखते हैं पौधे की को, कि किस प्रकार उनकी उत्पादकता है, और जो मिट्टी की उपजाऊता है वो बढ़ाई जाए, उनका अच्छे से ध्यान रखा जाए। दूसरा देखते हैं पारिस्थितिकी का सिद्धांत, और पारिस्थितिकी के सिद्धांत में हम क्या करते हैं, इसमें हम फसल चक्र होता है ना, जो क्रॉप रोटेशन होता है, उस पर अच्छे से ध्यान देते हैं कि कौन सा फसल चक्र अपनाना चाहिए, जिससे क्या है जो हमारी जो मिट्टी की उत्पादकता है वो भी बनी रहे और फसल भी अच्छे से रहे। तो इसमें क्या आता है, फसल चक्र आता है। और बात करें निष्पक्षता अथवा न्याय संगतता का सिद्धांत, जो ये सिद्धांत है ना, इसकी बात करें, इसमें क्या आता है, इसमें आता है जो किसी भी यानी जो जीव होते हैं ना, ऐसा नहीं हो कि हम ऐसे फसल चक्र वगैरह कुछ भी कर रहे हैं XYZ जो जैविक खेती से संबंधित कर रहे हैं, तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी जीव XYZ वो कोई भी जीव हो सकता है, उस जीव को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, यानी उसके साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, न्याय संगतता का सिद्धांत। और बात करें सेवा का सिद्धांत, ये सिद्धांत है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहता है, जो ये सिद्धांत है ये कहता है कि आप ये जो भी फसल चक्र, उपजाऊ वन, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो भी अपना रहे हो ना, वो किसी पर एहसान नहीं कर रहे हो। ये साफ साफ कहता है, ये आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे हो, ये आप क्या कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। और सेवा भी आप किसके लिए कर रहे हो, ये सेवा अपने लिए ही कर रहे हो, ना कि प्रकृति के लिए नहीं कर रहे आप। ये क्या है, आपके अपने खुद के लिए कर रहे हो, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हो। क्योंकि क्या है, आप जैविक खेती को अपनाओगे तो आपके जो बच्चे हैं, जो आगे होने वाले हैं, जो भी है, वो क्या है अच्छे से उत्पादन ले सकते हैं मिट्टी से। अगर उन पर आप जैविक खेती नहीं अपनाते हो, आप ओनली फर्टिलाइजर है ये आप करते हो, तो क्या होगा, धीरे धीरे मिट्टी है जो नष्ट होती जाएगी। आप देख भी रहे होंगे कि जो मिट्टी की उपजाऊ जो उत्पादकता है वो आज के टाइम में बिल्कुल ख़त्म सी हो चुकी है, क्योंकि हमने क्या इतने फर्टिलाइजर दिए हैं। और पंजाब जो स्टेट है ना, उसमें तो जो फर्टिलाइजर है सबसे ज़्यादा यूज होता है, आप सभी जानते हो। यहाँ तो मिट्टी की जो गुणवत्ता है ना बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। इसलिए क्या कहता है जो सेवा का सिद्धांत है, कि आप क्या है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके मिट्टी को उपजाऊ कर रहे हो, वो किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, खुद पे ही एक एहसान ही है। क्योंकि क्या है, आपकी जो होने वाली पीढ़ियाँ हैं वो क्या है अच्छे से उत्पादन ले सकें और अपनी पेट पूजा कर सकें। तो जितना भी ये सिद्धांत से संबंधित था पूरा डिटेल से बता दिया है। आपका अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है जैविक खेती के जो सिद्धांत हैं, तो गारंटी है यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। जो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम है ना, इसकी जो शुरुआत की थी भारत सरकार ने, तो ये कब की थी, तो ये की थी 2000 में। कब की थी, 2000 में। और वो भी पूछ ले महीना, तो कौन से महीने में की थी, अप्रैल 2000 के अंतर्गत राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम, इसकी क्या है जो शुरुआत की गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जैविक खेती को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया गया।
यानी ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके अंतर्गत जैविक खेती है ना वो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय प्राथमिकता क्षेत्र घोषित की गई। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो राष्ट्रीय प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया गया था भारत सरकार के द्वारा, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो जो ये किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी में? 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या किया था, इसको राष्ट्रीय प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र है ना, ये कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था गाजियाबाद में। कहाँ पे स्थापित किया गया था? गाजियाबाद में। और गाजियाबाद आप सभी जानते हो कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। अब देखते हैं, जो एक सेकंड इसका एक चीज़ और देख लेते हैं, जो गाजियाबाद में इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? देख लेते हैं 2004 के अंतर्गत। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि कब की गई थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पे स्थापित है? गाजियाबाद, यूपी के अंतर्गत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का प्रथम जैविक राज्य किसे घोषित किया गया? देश का जो प्रथम जैविक राज्य है वो किसे घोषित किया गया था? तो ये किया गया था सिक्किम को। किसे घोषित किया गया? सिक्किम को। 11 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। और बात करें इसकी डेट की, क्योंकि क्या है, ये तो सभी जानते हो कि सिक्किम को क्या है, प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम जब हो जाती है जब ये पूछ लेते हैं कि जो देश का प्रथम जैविक राज्य है सिक्किम, उसको जैविक राज्य कब घोषित किया गया? तो ये किया गया था 18 जनवरी। कब किया गया था? 18 जनवरी 2006 के अंतर्गत। कब किया गया था? 18 जनवरी 2006 के अंतर्गत। ये क्वेश्चन आपको, ये जो डेट है ना वो अच्छे से याद रखनी है कि 18 जनवरी 2006 के अंतर्गत देश का प्रथम जैविक राज्य सिक्किम को घोषित किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर की खाद में कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? जो गोबर की खाद होती है उसमें कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो ये आप सभी जानते होंगे 0.50%। थोड़ा सा बात कर लें इसकी डिटेल की, तो NPK होता है इसमें, जो मेन होता है आप सभी जानते हो वो कौन सा होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। जो नाइट्रोजन होती है वो कितनी होती है? 0.50%। और बात करें फास्फोरस की, जो फास्फोरस कितनी होती है? जो फास्फोरस होती है वो कितनी होती है? तो ये होती है 0.25%। और बात करें पोटास की, जो पोटास की कितनी मात्रा होती है? तो इसकी भी जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 0.50%। तो ये क्या हो गया? गोबर की खाद में पाई जाने में जो NPK की मात्रा है वो हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, गोबर की खाद बनाने की ट्रेंच विधि में कितनी गहरी की खाई खोदी जाती है? यानी जो गोबर की खाद बनाते हैं ना हम ट्रेंच विधि के द्वारा, तो उसमें क्या है, कितनी गहराई की खाद खोदी जाती है? यानी जो खाई है ना वो कितनी गहरी खोदी जाती है, कितनी लंबी है, वो सब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। जो इसकी जो गहराई होती है ना वो तो फिक्स होती है। जो कितनी होती है? ये होती है 1 मीटर। कितनी होती है? 1 मीटर। तो 13 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये तो क्या हो जाएगा, इसकी जो गहराई है उसकी बात। इसको याद रख लें कौन सी विधि में? ट्रेंच विधि में। और बात करते हैं इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, जो लंबाई चौड़ाई होगी ना वो कितनी होगी? तो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 6 मीटर। कितनी होती है? 6 मीटर। और बात करें इसकी चौड़ाई की, तो चौड़ाई इसकी हम कितनी रखते हैं? वो रखते हैं हम 1.5 मीटर। और इसकी जो गहराई रखते हैं वो रखते हैं 1 मीटर। हालांकि आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार 6 मीटर से बढ़ा भी सकते हो और 1.5 मीटर इसकी जो चौड़ाई उससे भी बढ़ा सकते हो, लेकिन जो इसकी हम गहराई रखेंगे ना वो फिक्स है। वो कितनी रखती है? 1 मीटर। इसलिए जो क्वेश्चन बनता है ना वो गहराई को लेकर ही बनता है कि इसकी जो गहराई रखते हैं वो कितनी रखते हैं? 1 मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि का आविष्कार किसने किया था? जो कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि का आविष्कार किया था तो वो किसने किया था? तो ये किया था ए हॉवर्ड और यशवंत बार्ड ने। किसने किया था? ए हॉवर्ड और यशवंत बार्ड ने। और बात करें इसकी कि कब किया था? तो ये किया था 1924 में। कब किया था? 1924 के अंतर्गत। और बात करें कि 1924 में भी ये क्या फिक्स नहीं हुआ था, इसमें क्या एक कार्यक्रम चला था, ये कार्यक्रम चला था करीब 6 साल तक, 6 से 7 साल तक चला था। यानी 1924 से 1931 तक ये कार्यक्रम चला था, जिसमें क्या ये विधि विकसित की गई थी। और किसने की थी? ए हॉवर्ड और यशवंत बार्ड के द्वारा। अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि का आविष्कार किसने किया था? जो कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि का आविष्कार किया था वो किसने किया था? तो ये किया था CN आचार्य के द्वारा। किसने किया था? CN आचार्य थे। उन्होंने क्या है, जो कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि का आविष्कार किया था। तो 15 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16,
कंपोस्ट बनाने की नैडप विधि का आविष्कार किसने किया था? जो कंपोस्ट बनाने की नैडप विधि है ना, इसका आविष्कार किसने किया था? तो ये नाडिप काका के नाम से एक कृषक थे यानी किसान थे, उन्होंने ही इस विधि का आविष्कार किया था। हालांकि ये क्या डायरेक्ट ऐसे कभी नहीं पूछा जाता है कि नैडप विधि का आविष्कार किसने किया था, क्योंकि ऑप्शन देख के पता चल जाता है। लेकिन इससे संबंधित एक फैक्ट पूछ लेता है कि ये जो नैडप विधि है ना, वो कहाँ पे विकसित की गई थी, तो इसको आपको याद रखना है। तो ये विकसित की गई थी, वो की गई थी महाराष्ट्र के अंतर्गत। कहाँ पे की गई थी? जो महाराष्ट्र के अंतर्गत ये विधि है क्या है, विकसित की गई थी नैडप विधि, क्योंकि जो नैडप काका है ना, वो कहाँ के थे? ये महाराष्ट्र के ही थे। तो इसको आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट बनाने में केंचुओं की किस प्रजाति का उपयोग किया जाता है? जो हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं ना, वो केंचुओं की किस प्रजाति से बनाते हैं? तो आप सभी जानते हो कि एपजिक, इंडोजिक, डायोजिक की केंचुओं की किस्में होती हैं। तो इनमें किस किस्म का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एपजिक का। किसका किया जाता है? एपजिक का। क्योंकि एपजिक जो किस्म होती है ना, कि ये क्या है, केवल 1 मीटर तक की ही गहराई में रहती है। जो 1 मीटर तक की गहराई में ये रहती है। आप सभी जानते हो कि जो गड्ढा खोदा जाता है वो 1 मीटर की गहराई तक ही खोदा जाता है, इसलिए एपजिक जो केंचुआ होता है उसका यूज किया जाता है। और जो इंडोजिक होता है ना, ये क्या करता है, ये 3 मीटर 4 मीटर तक की गहराई तक चला जाता है, इसलिए हमारे काम का नहीं होता है। और डायोजिक होता है, ऐसे ही सेम इसका सीन होता है। इसलिए हम जो यूज करते हैं ना, वो किसका करते हैं? एपजिक जो प्रजाति है उसका यूज करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी खाद के लिए विभिन्न फसलों की बीज दर। इसमें क्या किया है, हमने सारी फसलों की बीज दर को साथ में ले लिया है, क्योंकि यहाँ से क्या पूछ लेता है कि किस हरी खाद को बनाने के लिए कितनी बीज दर हम रखते हैं। तो आपको अच्छे से इसको याद रख लेना है। इसमें देख लेते हैं हम जो सनई के लिए बीज दर रखते हैं। अगर सनई की हरी खाद बनाएंगे ना, तो इसके लिए बीज दर रखते हैं 50 से 60 किलोग्राम। टेंची के लिए रखते हैं 60 से 80 किलोग्राम। ग्वार के लिए रखते हैं 20 से 25 किलोग्राम। मूंग उड़द के लिए रखते हैं 15 से 20 किलोग्राम। और लोबिया के लिए रखते हैं 45 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ये जितनी भी है जो हरी खाद हैं उनकी बीज दर है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर बन ही जाएगा। जितने भी, वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आप खुद देख रहे होंगे कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं हो, बहुत ज़्यादा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सबको अच्छे से याद से रखना। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट 12th की बुक में से जो इमेज है उसमें से लिया गया है, इसलिए आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और आप क्या करो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे क्या है आप इसे पीछे देख सको। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न फसलों में पाई जाने वाली राइजोबियम प्रजाति कौन कौन सी होती हैं? ये भी क्या है, हमने जो 12th की बुक है ना, उसमें से फोटो लेके ये यहाँ पे आपको बताया गया है, जिससे क्या है कि कोई भी एक तो आपका डाउट नहीं रहेगा। और सारे जितने भी राइजोबियम है ना, वो आपके इकट्ठे यहीं पे मिल जाएंगे, जिससे कि आप एक ही बार में सबको याद कर सको। क्योंकि आपने पेपर देखे होंगे पिछले कि राइजोबियम से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से कहाँ से किस फसल में पाए जाते हैं। इसलिए आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और या आप यहीं से याद कर लो। वैसे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि याद नहीं रहता है, तो आप क्या पीछे इसे देख सकते हो। तो एक बार इसको हम थोड़ा सा याद भी कर लेते हैं कि जो राइजोबियम मेलिलोटी है वो किस में पाया जाता है? रिजका मेथी सेंजी। राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम ये किस में पाया जाता है? मटर मसूर में। राइजोबियम फेजियोलाई ये किस में पाया जाता है? राजमा, सेम और मोठ में। राइजोबियम ट्राइफोली ये पाया जाता है बरसी में। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा है ना, जो बरसी में ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पाया जाता है इसमें? राइजोबियम ट्राइफोलाई के नाम से। कैसे क्वेश्चन कैसे आएगा कि बरसी में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो ये राइजोबियम ट्राइफोली। अब देखते हैं जो तृप्तीय घास है, लोटस स्पीसीज है, इसमें कौन सी है? राइजोबियम लोटी। सोयाबीन जो ग्लाइकिन मैक्स एंड ग्लीसिन सोजा, इसमें राइजोबियम फ्रेडी। और सोयाबीन राइजोबियम जेपोनिकम, और एक है एल्कानी। ये तीनों क्या है, एक ही है सोयाबीन में। नेक्स्ट है इसमें लोबिया, मूंग, उड़द, चना, अरहर, मूंगफली और इत्यादि। इसमें राइजोबियम स्पीसीज जो लोबिया होती है वो। और ढैंचा है सेस्पेनिया रोस्टेटा, इसका क्या वानस्पतिक नाम है, इसमें कौन सी पाई जाती है? एजो राइजोबियम कोलिनोडेंस, ये क्या है पाई जाती है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? जो बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन किया था, तो वो किसने किया था? तो ये प्रतिपादन किया था रूडोल्फ स्टेनर ने। किसने किया था? रूडोल्फ स्टेनर है। तो 20 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और बात करें इसकी जो प्रतिपादन है वो किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1924 में। कब हुआ था? 1924 के अंतर्गत इसका जो प्रतिपादन किया था। आप इसे भी अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जीवांश खाद से मृदा की कौन सी अवस्था पर प्रभाव पड़ता है? जो जीवांश खाद हम डालते हैं तो मृदा की कौन सी अवस्था पर प्रभाव पड़ता है? तो उसकी मृदा की जैविक अवस्था भी सुधरती है, भौतिक अवस्था भी अच्छी होती है और रासायनिक अवस्था भी अच्छी होती है।
तो 21 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हरी खाद के लिए ढैंचे की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी रखते हैं? जो हरी खाद के लिए ढैंचे की प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं वो हम कितनी रखते हैं? तो ये रखते हैं 60 से 80 किलोग्राम। तो 22 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारत में कितने प्रतिशत मृदाओं में जस्ते की कमी है? जो भारत में ऐसी कितनी परसेंट मृदाएं हैं जिनमें जस्ते की कमी है? तो है 47%। कितनी है? 47%। 23 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। चने के बीजों को किस जैव उर्वरक से उपचारित करते हैं? जो चने के बीजों को किस जैव उर्वरक से उपचारित करते हैं हम? तो ये किससे करते हैं? ये करते हैं राइजोबियम से। किससे करते हैं? राइजोबियम से। 24 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एजोला का उपयोग किस फसल में करते हैं? जो एजोला का उपयोग करते हैं ना वो किस फसल में करते हैं? तो आप सभी जानते हो ये करते हैं ओराइजा सेटावा यानी धान में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 26। यदि चंद्र दक्षिणायन अवस्था में है तो कौन सी फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी? यानी आप जानते हो कि जो पुरानी कृषि पद्धति थी वो हमारी कृषि पंचांग और उनके अनुसार चलती थी। उनसे क्या किसान होते थे जो आपके बूढ़े बड़े होते हैं, जो आपके बुजुर्ग होते हैं ना, वो अभी आप देखते होंगे तो बता देते थे कि पानी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा और किस कब पड़ सकता है, चंद्र कौन सी अवस्था, वो सभी जानते हैं। तो जो हमारी कृषि है ना वो ऐसे ही चलती थी। तो इसमें पूछा है कि अगर जो चंद्रमा होता है ना वो दक्षिणायन अवस्था में हो तो कौन सी फसल है ना, यानी ऐसी कौन सी प्रकार की फसलें हैं जिनकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी? तो किसमें होगी? तो ये होगी जो कंद वाली होती है ना उनमें। तो 26 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 27। जैविक नियंत्रण हेतु पर्वतची कीट कौन सा है? जो जैविक नियंत्रण हेतु हम पर्वतची कीट है वो कौन सा है? तो ये क्राइसोपिटेट्स। कौन सा है? क्राइसोपिट्स। तो 27 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। एपिकोनिया का उपयोग किस फसल में किया जाता है? जो एपिकोनिया है उसका उपयोग किस फसल में किया जाता है? तो ये किया जाता है गन्ने में। तो 28 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जो प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन है वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये किया था स्टॉकहोम में। कहाँ पे किया गया था? स्टॉकहोम में। तो 29 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा मानक टिकाऊ खेती के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है? जो टिकाऊ खेती के लिए निर्धारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण होगा पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण में सारा कुछ आ जाता है। तो 30 का ऑप्शन इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके लिए जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कृषि पंचांग मूलतः किसकी गति पर आधारित होता है? जो कृषि पंचांग होता है ना जिसके आधार पर हम खेती करते थे तो वो मूलतः किसकी गति पर आधारित होता है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की इंपॉर्टेंट क्विज। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। इसी प्रकार हम जितने भी जो भी चैप्टर बचे हुए हैं उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखें और जैसे क्विज कंप्लीट होती है उसके बाद क्या है हम जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर है उनको स्टार्ट कर देंगे, जिससे क्या है वहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।